Namaste friends, Jai Shri Krishna, Jai Shri Ram, Har Har Mahadev. Friends, welcome back in the India's Fatafat part 6. Today we do India's 105 non-current assets held for sale and discontinue operation. I repeat, India's 105 non-current assets held for sale and discontinue operation. Friends, इस इंडियाज के ऊपर भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और 10 मार्क्स तक के क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे हैं, एक एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का. सो डेफिनेटली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. फ्रेंड्स, सबसे पहले तो उसका मीनिंग क्या होता है वो ही हम जान लें, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि वेदर इट इज कंसीडर एज नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल. तो होता क्या है आखिर नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल? तो फ्रेंड्स, इट इज समथिंग लाइक कि जब हमारे कोई एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है, नॉन करंट जिसको हम बोलते हैं, उसका नेचर ऐसा हो गया है कि नाउ वी डोंट वांट टू यूज इट. वो एक्सप्लॉइट हो गया है, खराब हो गया है, अभी हमको उसको डिसकंटिन्यू करना है. इन शॉर्ट उस एसेट्स को हमको बेचना है. तो फ्रेंड्स, बेचने का मतलब ये नहीं है कि हमने आज सोचा और कल बेच दिया. इट्स अ फिक्स एसेट्स, टेक टाइम टू सेल. तो हम लोग क्या करते हैं, उसको ऐसी एसेट्स में बाइफिकेट कर देते हैं कि ऐसी एसेट्स को हमको बेचना है. सो नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, ऐसा हेड बना दिया जाता है जिसका इंटेंशन विद इन 1 ईयर, आई रिपीट, 1 साल के अंदर हम उसको सेल कर देंगे. ऐसा हमने जब सोच लिया तो वो उस हेड में आ जाता है. तो इस हेड का काम क्या है कि हमको ये बताना कि ऐसे कौन कौन से एसेट्स हैं जो आप इंटेंशनली उनको हटाना चाहते हो, सेल करना चाहते हो. भले वो नॉन करंट एसेट्स है, लेकिन आप उनको हटाना चाहते हो बिकॉज यू डोंट वांट टू एनी फर्दर मोर फॉर दैट एनी एसेट्स, दिस एसेट्स, पर्टिकुलर एसेट्स, राइट? It may be in particular assets, it may be some group of assets, it may be some division, anything. लेकिन प्रोफेशनल लैंग्वेज में आपको अगर कोई पूछे तो व्हाट इज नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, तो इसका आंसर होना चाहिए इट मींस नॉन करंट एसेट्स मस्ट बी अवेलेबल फॉर इमीडिएटली सेल इन द प्रेजेंट कंडीशन. जैसी कंडीशन है वैसी में, और विद इन 1 ईयर हमको सेल करना है उसका फ्रॉम द डेट ऑफ दिस अनाउंसमेंट, तो वो नॉन करंट एसेट्स की हेडिंग में आएगा. अब हमारा काम क्या है, तो ये आइडेंटिफाई करना कि वेदर इट इज पार्ट ऑफ नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल की कैटेगरी में है कि नहीं. तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हम मान लेंगे कि है. क्या कंडीशन है कि मस्ट बी अवेलेबल फॉर इमीडिएटली सेल. अभी हम उसको बेचना चाहे तो कर सकते हैं, और ऐसी प्रेजेंट कंडीशन में, ये नहीं कि उसको ठीक करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे तब सेल करेंगे. नो, एट प्रेजेंट कंडीशन में हम उसको मर्जी जब सेल कर सकते हैं. ऐसा अगर है तो ही वो नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल की कैटेगरी में आएगा. अब आप बोलोगे सर इसको बैलेंस शीट में कहां दिखाना है, तो ये भी इसका पार्ट है प्रेजेंटेशन. तो हम बोलेंगे उसको बैलेंस शीट में आपको एक सेपरेट हेड में दिखाना है अंडर द करंट एसेट्स हेडिंग कि नॉन करंट एसेट्स. आप बोलोगे सर करंट एसेट्स की हेडिंग में? यस, करंट एसेट्स की हेडिंग में नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, ऐसा मेंशन करके हमको सेपरेट हेडिंग में दिखाना है. इवन उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो भी हमको हमारे पीएनएल स्टेटमेंट में सेपरेट दिखाना है कि इतना प्रॉफिट हमको इस नॉन करंट एसेट्स को बेचने से हुआ है. हालांकि फ्रेंड्स, पहले भी हम इस एसेट्स को सेल करते थे जब इंडियास नहीं होते थे, लेकिन उसको अपन नॉर्मल सेल दिखा देते थे. जो AS10 हुआ करता था, जो कि भी इंडिया 16 है, वो उसको कवर कर लेता था. लेकिन यहाँ पर स्पेशली उसके लिए अलग से इंडियास बनाया हुआ है 105, जहां पर आपको मेंशन करना है कि ऐसी एसेट्स जिसको तुम्हारा फर्दर यूज नहीं है रेगुलर बिजनेस के लिए, यू वांट टू सेल इट फॉर योर रेगुलर, फॉर योर जस्ट आउटसोर्स, उसको बेचना चाहते हो आप, तो इन शॉर्ट, तो उसको आपको नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल करके अलग हेड में दिखाना. ठीक है फ्रेंड्स, बाकी का इसका अकाउंट ट्रीटमेंट वगैरह बताया हुआ है कि ये किस टाइप से हो सकता है. सो हेल्ड फॉर सेल, और सेकंड प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या क्या होगा. तो हेल्ड फॉर सेल में आपको उसकी वैल्यू क्या दिखानी है, उस पर भी आता है. तो वैल्यू क्या दिखाएंगे, तो बुक वैल्यू और उसका रिकवरेबल अमाउंट. आई रिपीट, बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट विच एवर इज लेस पे उसको वैल्यू किया जाएगा. राइट, व्हाट इज बुक वैल्यू, जो बुक में रिकॉर्ड है आफ्टर डेप्रिसिएशन, एज पर इंडिया 16 डेप्रिसिएशन लगा के जो बुक में आएगा वो. और जो रिकवरेबल अमाउंट है वो क्या है कि उसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल. अगर कुछ सेल करने में कॉस्ट हो जाता है तो वो माइनस कर देंगे फ्रॉम द फेयर वैल्यू, जो बचेगा वो उसका रिकवरेबल अमाउंट हो जाएगा. उन दोनों में जो लोअर होगा उसको हमको वैल्यू दिखाना है. और अगर बुक वैल्यू से लोअर आ रहा है अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट, तो डेफिनेटली जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी चार्ज टू पीएनएल अकाउंट लाइक अ इम्पेयरमेंट, लाइक अ इम्पेयरमेंट लॉस. ओके, सो ये खाली बातों का ध्यान रख लेना है. बाकी का ये डिस्क्लोजर वाला इंडियस है कि अपन को कैसे दिखाना है. लेकिन फिर भी इसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं फ्रेंड्स, 10 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं. 2-3 एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, वो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा आपके लिए. राइट, फिर फ्रेंड्स स्कोप आया हुआ है, कहाँ का एप्लीकेबल है. फिर मेन पॉइंट आता है जो इसके ऊपर मेन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं. मेनली तो हमने डिस्कस कर लिया है, बट फिर भी
रिलेवेंट डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन भी कुछ आपको मैं स्पेसिफिक बताऊंगा। फिर की रिक्वायरमेंट ऑफ द नॉन करेंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, क्या क्या कंपलसरी आपको चेक करना है, की रिक्वायरमेंट क्या क्या होगा। तो जैसे मैंने बताया ना कि इट शुड बी इमीडिएटली सेल के लिए अवेलेबल होना चाहिए इन द प्रेजेंट कंडीशन विद इन 1 ईयर। ऐसी सब कंडीशन जब फिलफिल हो रही हैं तो आप समझ लेना कि हाँ वो नॉन करेंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल में आ गया है। फिर मेजरमेंट ऑफ नॉन करेंट एसेट्स, उसकी वैल्यू क्या करनी है, तो वैल्यू में भी आपको मैंने बताया कि इसका कैरिंग अमाउंट, इसको बुक वैल्यू बोलते हैं, और रिकवरेबल अमाउंट दैट इज फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। माने फेयर वैल्यू कैसा, जो आज का भाव चल रहा है मार्केट में, लेस सेल करने पे कुछ खर्चा हो जाएगा तो माइनस कर दो, विचएवर इज लेस अमाउंट जो आएगी उस पे हमको इसको वैल्यू करना है। फिर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, मैंने बताया कि बैलेंस शीट में आपको सेपरेट हेड में दिखाना है नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल अंडर द हेड ऑफ करंट एसेट्स, और डिस्क्लोजर भी देना है कि ऐसी इतनी एसेट्स हमारे पास नॉन करंट एसेट्स हैं जो हमने बेचने के लिए रखे रखी है। अगर उसका प्रॉफिट लॉस जो आ रहा है वो भी आपको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में अलग से दिखाना है। फिर डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, इसका पर्पज क्या है कि अगर हमारा कोई पार्ट ऑफ बिजनेस हम डिसकंटिन्यू करने जा रहे हैं फॉर टाइम बीइंग, तो उसको डिसकंटिन्यू ऑपरेशन में दिखाना है, जिसके ऊपर रेयरली क्वेश्चन आता है, बट हेल्ड फॉर एसेट्स के ऊपर, नॉन कैश हेल्ड फॉर सेल के ऊपर हमारा क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। देन सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन इंड AS 105 एंड AS 24, वो एक जस्ट नाम के लिए दिया हुआ है, वो भी आप देख सकते हो, राइट। सो रिलेवेंट डेफिनेशन दी हुई है फ्रेंड्स, ये आप देख लीजिए। की रिक्वायरमेंट मैंने अभी आपको बताया, अवेलेबल फॉर इमीडिएटली सेल, देखो की रिक्वायरमेंट। फिर हाईली प्रोबेबिलिटी की अप्रोप्रिएट लेवल, ऐसा सब मेंशन होना चाहिए। देन पीरियड के अंदर माने विद इन 1 ईयर हमको उसको सेल कर देना चाहिए, इसका 1 साल से पीरियड ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो हमने जब डिसाइड किया कि नॉन करंट से हेल्ड फॉर सेल है तो 1 साल के अंदर हमको सेल करने का सोच लेना चाहिए, राइट। फिर मेजरमेंट कैसे करना है, तो अभी मैंने बताया आपको बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट मतलब क्या होता है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ये माइनस करके विचएवर लेस पे वैल्यू कर देंगे, राइट। और डिफरेंस आएगा उसको इम्पेयरमेंट लॉस दिखा देंगे, और इम्पेयरमेंट लॉस एज पर इंड AS 36 वो पीएनएल में चार्ज हो जाएगा, ठीक है। फिर कभी कभी हमने चेंज कर दिया प्लान की, हमारा माइंड अभी चेंज हो गया है कि हमने नॉन करंट एसेट्स पहले रखा था फॉर सेल, अब हम उसको सेल नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में उसको रिवर्सल कर दिया जाएगा, फिर AS 16 अप्लाई हो जाएगा। लेकिन जब तक आप उसको नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल में कन्वर्ट नहीं कर रहे हो, जब तक इंड AS 16 ही अप्लाई रहेगा, जिसके अकॉर्डिंग आपको डेफिनेशन लगाना है, जो भी है प्रोसीजर वो सब करना, ठीक। लेकिन अगर बेचने का सोच लिया है तो ही वो हेडिंग अंडर द नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर प्रेजेंटेशन बताया हुआ है कैसे दिखाने का है, डिस्क्लोजर में क्या क्या करना है, और फिर डिफरेंसेस आ गए, ठीक है। इसके 2 मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ, एग्जाम के आए हुए हैं, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि जो वर्ड अपन को लिखने हैं वो किस टाइप से प्रेजेंट करने हैं। तो लेट्स डू द सम। मैं भी क्वेश्चन ओपन करता हूँ iStudy.org से। ये फ्रेंड्स नवंबर 18 का क्वेश्चन आया हुआ है, 6A, 8 मार्क्स का है। मेसर्स PV लिमिटेड परचेज अ plastic bottle manufacturing plant for ₹24 lakh on 1st April 2015. Okay, the useful life of the plant is 8 years. On 30th September 2017, PV Limited temporarily stopped using the manufacturing plant because demand has declined. Okay, however, the plant is maintained in a workable condition and it will be used in future when demand picks up. Okay, मतलब for timing हमने इसको बंद कर दिया है, तो आप बोल सकते हो डिसकंटिन्यू ऑपरेशन का पेस बन रहा है, लेकिन इट नॉट मीन कि हम उसको हेल्ड फॉर सेल रख रहे हैं, राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द अकाउंटेंट ऑफ PV लिमिटेड डिसाइडेड टू ट्रीट द प्लांट एज हेल्ड फॉर सेल, ओहो, अंटिल द डिमांड पिकअप एंड अकॉर्डिंगली मेजर द प्लांट एट लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। देखो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल मतलब रिकवरेबल अमाउंट, राइट। द अकाउंटेंट हैज also stopped charging depreciation for the rest of the period considered the plant held for sale. Oh, means what they had decided कि हम for time being manufacturing नहीं करेंगे, लेकिन उस केस में उसने उसको मान लिया कि ये नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल हो गया है। हाँ, ऐसा तो नहीं मान सकते हैं क्योंकि ये तो टेम्परेरी हमने बंद किया है, और फिर डेप्शन चार्ज करना बंद कर दिया। हाँ, डेप्शन तो इंड AS 16 बोलता है कि आपने एसेट्स का यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो भी आपको डेप्शन तो चार्ज करना चाहिए। मींस इसने इंड AS 105 एंड इंड AS 16 दोनों का ही वायलेशन किया है, ठीक है। द फेयर वैल्यू ऑफ लेस कॉस्ट सेल on 30th September 2017 and 31st March 2018 was 13.5 lakhs and 12 lakhs respectively. ये हमको अगर नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल की कैटेगरी में आ जाता तो इसकी बुक वैल्यू निकालते और ये अमाउंट निकालते, whichever लेस पे हम वैल्यू करते अगर ये इंड AS 105 को अट्रैक्ट करता। तो आगे बढ़ते हैं। द अकाउंटिंग हैज मेड द फॉलोइंग वर्किंग। ओके, परचेज प्लांट ऑफ प्लांट, ठीक है, परचेज प्राइस दिया हुआ है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2.5 ईयर का माइनस कर दिया है, इतना वैल्यू आ गया है। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 12 लाख, देयरफॉर वैल्यू इज 12 लाख। अगर ये नॉन करंट से हेल्ड फॉर सेल होता तो ये वैल्यू उन्होंने जो किया है वो करेक्ट हो जाता, लेकिन
ये नॉन करेंट एसेट्स नहीं है। आगे बैलेंस शीट ऑफ एक्सट्रैक्ट एज ऑन 31 मार्च, तो उन्होंने वो अदर करेंट एसेट्स में हेडिंग करके दिखा दिया, अंडर द हेड ऑफ करेंट एसेट्स अदर करेंट एसेट्स हेडिंग बना के एसेट्स क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल करके दिखा दिया है। अगर वो इंड AS 105 के अकॉर्डिंग होता तो ये बराबर ट्रीटमेंट किया उसने। आगे बढ़ते हैं, एनालाइज वेदर द अबव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज इन द कंप्लायंस विद द इंड AS, इफ नॉट एडवाइज द करेक्ट ट्रीटमेंट शोइंग नेसेसरी वर्क। परफेक्ट। तो फ्रेंड्स आपको याद होगा, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, हम हर एक इंड AS को 3 स्टेप में आंसर लिखते हैं। स्टेप 1 में हमको इंड AS के बारे में लिखना होता है, तो एज पर इंड AS 105 non current assets held for sale and discontinued operations, saying that if any assets available for sale immediately effect in the present condition, then only it's part of non current assets held for sale, and within 1 year it should be within 1 year. But if for temporary purpose we have stopped the production because of the decline in the demand decline in the market, that not mean it's a non current asset held for the sale, right? So स्टेप 1 में ऐसा मेंशन करना है। ऑल्सो एज पर AS 16, इंड AS 16, depreciation should be provided on the assets even it is not in use, because इंड AS 16 says that once it is considered as PPE we should charge the depreciation. Once it is converted into non-current assets held for sale, then only we can stop charging depreciation, right? So till that what we should say ki depreciation should also be charged. Now in the step 2 what we can write, in the present case they are trying to convert it into non-current asset held for the sale, it is not correct, right? तो step 3 आ जाएंगे. So whatever treatment company has did is not correct, it should not shown in the non-current assets held for sale, right? And we should also charge the depreciation as per Ind AS 16. Therefore Ind AS 105 and Ind AS 16 both are violence as in the present case, right? And the correct treatment should be, it should be shown in the fixed assets only, and we should give the disclosure that for the time being this assets is discontinued for the operation. For time being till the demand is pick up we will continue the discontinued operation, but once demand is pick up we will again start the production. Okay, so ऐसा हमको स्टेप 1 2 3 में इसका आंसर लिख देना है। एंड जो कैलकुलेशन है वो आपको कुछ नॉन करेंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल तो दिखाना नहीं है, इसलिए आपको नॉर्मल रखना है, बट फिर भी डेप्शन आपको दिखाना पड़ेगा कि जो 24 लाख है उसमें से 7,50,000 डेप्शन लग चुका है। अब आगे डेप्शन और लगा देना आप, दैट इज 8 ईयर के हिसाब से जो भी नेक्स्ट ईयर का डेप्शन लगेगा दैट इज गोइंग टू चार्ज द। ओके, एक क्वेश्चन और आया हुआ है, आई थिंक नवंबर 19 में आया हुआ है, ये नवंबर 18 का था। नवंबर 19 का क्वेश्चन और ओपन कर लेते हैं। नवंबर 19 के अंदर क्वेश्चन यस 2B, ये 10 मार्क्स का है फ्रेंड। देखिए, ऑन जून 1, 2018, नवंबर 19 क्वेश्चन 2B, ओके, 10 मार्क्स। ऑन जून 1, 2019, एंटिटी D लिमिटेड प्लान टू सेल अ ग्रुप ऑफ असेट्स and liabilities which is classified as disposal group. Okay, on July 31, 2018, the board of directors approved and committed to the plan to sell the manufacturing unit by entering into a firm purchase commitment with entity G limited. Okay, तो उसने कॉन्ट्रैक्ट में बना दिया कि हम बेचने वाले हैं तुमको, ठीक है भाई। However, since the manufacturing unit is regulated, the approval from the regulator is needed for sale, ठीक है। The approval from the regulator is customary and highly probable to be received by the November 30, 2018, ठीक है, मतलब नवंबर 2018 तक हमको अप्रूवल मिल जाएगा। ओके, एंड द सेल इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय मार्च 31, 2019। माने जो कॉन्ट्रैक्ट हमने बनाया है कि जी लिमिटेड को हम बेचने वाले हैं, दैट विल बी कंप्लीट बाय 31 मार्च 2019, और हमने जुलाई 31 को ये सोचा कि एसेट्स को बेचना है, ठीक है। एंटिटी डी लिमिटेड फॉलो दिसंबर ईयर एंड, ओके, मतलब उनका जो कैलेंडर ईयर है वो फॉलो करते हैं। द असेट्स एंड लायबिलिटीज अट्रिब्यूटेबल टू दिस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आर एज अंडर। ओके, देखो फ्रेंड्स, उसने 31 जुलाई 2018 को ये सोचा कि मेरे को सेल करना है, और फाइनली सेल उसका 31 मार्च 2019 हो गया, मतलब विथिन अ ईयर सेल हो रहा है ना, क्योंकि उसका अप्रूवल आ जाएगा नवंबर में और 31 मार्च 2019 को वो सेल कंप्लीट हो जाएगा। मींस विथिन अ 1 ईयर सेल हो रहा है फ्रॉम द डेट ऑफ
जो हमने डिसाइड किया कि जिस दिन हम बेस्ड नॉन कैंसिल हेल्ड फॉर द सेल में हम कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उस दिन से 1 साल के अंदर सेल हो जाना चाहिए, जो हो रहा है। ठीक है, आगे आते हैं। पर्टिकुलर कैरिंग वैल्यू ऑफ दिसंबर 31 2017, कैरिंग अमाउंट ऑन जुलाई 31 2018। तो हमको तो कैरिंग अमाउंट इससे मतलब है, हाँ, ये वाली कोई मतलब की नहीं है, क्योंकि हमने जिस दिन हेल्ड फॉर सेल में सोचा करने का, उस दिन का हमारा बुक वैल्यू क्या है, दैट इज द मैटर। और उसके कंपेयर करेंगे विद रिकवरेबल अमाउंट, दैट इज फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। जो डिफरेंस जो whichever लोअर आएगा, दैट विल बी कंसिडर वैल्यू ऑफ द एसेट्स, राइट, हेल्ड फॉर सेल। ठीक है, गुडविल, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, डेटर्स, इन्वेंट्री, क्रेडिटर्स, लोन और नेट 5200 का। तो ये 5200 से मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द फेयर वैल्यू ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एज ऑन दिसंबर 31 2017 is 4000 and 31 and July 31 2018 is 3700। तो जिस दिन हमने हेल्ड फॉर सेल में डाला है, उस दिन फेयर वैल्यू 3700 की है और बुक वैल्यू 5200 की है ओवरऑल, राइट। द कॉस्ट टू सेल इज 200 ऑन बोथ दीज डेट्स। ओके, तो कॉस्ट टू सेल 200 हो जाएगा, मतलब 20 विल बी सबट्रैक्ट फ्रॉम द फेयर वैल्यू, सो 3500 विल बी द रिकवरेबल अमाउंट। ठीक है, द डिस्पोजल ग्रुप इज नॉट सोल्ड येट एट द पीरियड एंड, दैट इज 31 दिसंबर 2018। ऑब्वियस, जब तक तो सेल किया ही नहीं है, क्योंकि हमने 31 मार्च को उनका फाइनल डीड हुआ है। ठीक है, द फेयर वैल्यू ऑफ द दिसंबर 31 मार्च 2018 इज लोअर देन द कैरिंग वैल्यू ऑफ द डिस्पोजल ग्रुप एज ऑन दैट डेट। ठीक है, रिक्वायर्ड। तो ये यहाँ तक तो उसने क्वेश्चन दिया है। अब पूछा क्या क्या है वो अपन देखते हैं। असेस वेदर द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कैन बी क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल एंड रीजंस देयरफॉर, इफ यस देन एट विच डेट। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये हेल्ड फॉर सेल की कैटेगरी में 100% आ चुका है, क्योंकि उसने बोला कि मेरे को बेचना है और विद इन अ ईयर उसको सेल कर देना है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आया कि आएगा, यस, इट्स अंडर पार्ट ऑफ नॉन करेंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, राइट, क्योंकि विद इन अ 1 ईयर हो रहा है और असेट्स आर अवेलेबल फॉर इमीडिएटली इफेक्ट इन द प्रेजेंट कंडीशन। ठीक है, दूसरा किस वैल्यू पे आएगा, तो हमने बात किया फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और बुक वैल्यू विच एवर इज लेस। तो हमारा फेयर वैल्यू इसमें कितना आया था, 3500 का आया था, 3700 माइनस 200। तो फेयर वैल्यू हो जाएगा हमारा 3500 बराबर ना। तो फेयर वैल्यू 3700 minus 200 equal to 3500 and book value or carrying amount is 5200. So whichever is less will be the value, that is 3005. ठीक है, अब सेकेंड पार्ट। अच्छा, विच डेट, तो फ्रॉम 31 जुलाई 2018, वो भी आप मेंशन कर सकते हो। कब से माना जाएगा, 31 जुलाई 2018 से ये माना जाएगा, बराबर ना। ठीक है, और वो सब आपको स्टेप तो लिखनी है जो अपन ने बात की थी कि नॉन करेंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल में कब मानना है, व्हेन एसेट्स आर अवेलेबल इमीडिएटली फॉर द सेम इन द प्रेजेंट कंडीशन फॉर द सेल, राइट, विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट। सो ऐसा सब मेंशन तो करना ही है, बाद में आपको आंसर में ऐसा मेंशन करना है। ठीक है, सेकेंड पार्ट, द मेजरमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एज ऑन द डेट ऑफ क्लासिफिकेशन एज हेल्ड फॉर सेल। ओके, सो मेजरमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट माने उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का मेजरमेंट क्या होगा, तो हमको उसके लिए एसेट्स लाइब्रेरीज को स्पेसिफिकेशन में देना पड़ेगा कि एसेट्स लाइब्रेरीज को कैसे कैसे दिखाना है, तो उन हिसाब से दिखा सकते। तो फ्रेंड्स, वैल्यू तो हमारी निकल चुकी है, बट फिर भी वैल्यू को अपन को स्पेसिफिक एसेट्स में भी दिखाना है कि कौन से को कितने वैल्यू पे दिखाना पड़ेगा। तो देखो, ऐसे केस में जब हमने देखा कि 3500 वैल्यू करना है और 5200 की वैल्यू है, माने डिफरेंस कितने का है हमारा, इन दोनों का डिफरेंस, तो वो हमको इम्पेयरमेंट करना पड़ेगा। आप बोल सकते हो उसको हमको कम करना पड़ेगा। तो डिफरेंस आता है हमारा 1700 हमको रिड्यूस करना है फ्रॉम द असेट्स। तो असेट्स में से किस में से रिड्यूस करें, तो देखो आपके सामने असेट्स है, तो आपको बोला हुआ है कि गुडविल को पहले हटा दिया करो, तो गुडविल पूरा राइट ऑफ कर दो 1000 का, राइट। तो 1700 में से हमको 1000 का तो गुडविल हटा देना है। बाकी के कौन सा है, तो जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, पीपीई,
उसको आप प्रोरेटा बेस पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। प्रोरेटा मतलब क्या होता है कि इनका जो रेशियो है उसी रेशियो में आप बचे हुए लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। यानी कि 1000 ये माइनस हो जाएगा, बचेगा 700, ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कि आपकी एसेट्स की वैल्यू क्या क्या आ जाएंगी, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो एसेट्स की वैल्यू। गुडविल आपकी नील हो जाएगी क्योंकि उसका 1000 आपने राइट ऑफ कर दिया। फिर प्लांट क्या क्या है, प्लांट एंड बिल्डिंग, बराबर, प्लांट एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग, इनका जो रेशियो होगा, जो बची हुई 700 है उसमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए इस रेशियो में 1800:3700, एक बार बांट दीजिए, जो अमाउंट आ जाएगा तुम्हारा वही हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो कितना कितना आ जाएगा इसका, 230 एंड 470, तो 230 एंड 470, ऐसे 1700 हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यहाँ पर वैल्यू कितनी रह जाएगी, 230 माइनस हो जाएगी 1800 में से, तो वैल्यू कितना बच जाएगा फ्रेंड्स, 1570। यहाँ 470 माइनस हो जाएगा 3700 में से, तो 3230, राइट। और बाकी का सेट्स सेम रहेंगी एज बुक वैल्यू पे, ऐसे टोटल मिलके 3500 का तुम्हारा वैल्यू हो जाएगा, जो कि उसने मांगा है हमसे, राइट। उसने मांगा था कि हमारी वैल्यू कैसे दिखाओगे आप, वो अपन को दिखाना है, तो हमने दिखा दिया, राइट। फिर थर्ड पार्ट क्या मांगा है, द मेजरमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एज एट द एंड ऑफ द ईयर। तो फ्रेंड्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का मेजरमेंट करने का मतलब क्या है, उसकी वैल्यू क्या होगी, तो आज की वैल्यू हमारे पास क्या है उसकी, तो दैट इज द अमाउंट जो हमने फाइनली निकाली है 3500, और बाकी का जो अमाउंट है वो हमको पीएल में चार्ज कर देना है, तो वही उसका मेजरमेंट है। और फिर भी थ्योरी के पर्पज से अपन दिखा सकते हैं कि मेजरमेंट के लिए हमको जो एसेट्स है उसको कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट पिछले लेस पे वैल्यू करके दिखाना है, तो उसके अकॉर्डिंग ये लेस अमाउंट ये हो रही है, और अकॉर्डिंगली हमको हमारी बुक्स में जो फाइनल क्लोजिंग बुक्स आएंगी, या जो परचेजिंग कंपनी अपनी बुक्स में दिखाएगा, या आप अपनी बुक्स में दिखाओगे एज ऑन 31 दिसंबर के दिन, वो आप इतनी वैल्यू पे दिखाओगे, कितने पे, 3500। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज द सिस्टम विच वी हैव टू अप्लाई फॉर इंडियस 105। बहुत ही ईजी एएस इंडियस है, लेकिन याद रखो एग्जाम में आता है फ्रेंड्स, बेसिक चीज़ों का याद रख लो, जो मेन पॉइंट आपको ने बताए हैं उन पर फोकस करो, तो इजीली आप इसको क्रैक कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय श्री राम, बाय बाय।